स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे। और ये एक थोड़ा सा संकट का समय है, बुरा समय है, जिसमें हमें खुद ही अपने आप को सुरक्षित करना है, जिसका सबसे अच्छा उपाय अपना घर पे रहना है। ज़्यादा हमें बाहर नहीं निकलना है, लेकिन घर पे रह के भी हमें पढ़ते रहना है। ये जो स्थिति आई है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हमारे एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन कोई बात नहीं, बुरा समय है, बीत जाएगा। बुरे समय की अच्छी बात ये है कि वो हमेशा के लिए नहीं होता। ये भी है, एक बुरे समय है, एक दौर है जो कि ख़त्म होगा और दोबारा से नए अच्छी स्थिति आएगी जिसमें। चलो अब हम आते हैं अपने स्टडी पर। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर 10वीं पास करके 11वीं में और 11वीं से 12वीं में प्रमोट किए गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक स्कूल की तरफ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। उन्हें गाइडेंस नहीं दी जा रही है। कईयों के पास किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही, जिसके कारण वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसे बच्चों की परेशानियों को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और बहुत सारे मैसेज या फिर फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं कि सर क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या आएगा, हमने तो बुक्स भी नहीं खरीदी, हमें सिलेबस भी नहीं पता है। तो उन सबको मैं आप थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए ये शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम आज ये समझेंगे कि आप जब 11वीं से 12वीं में आ चुके हैं तो आप 12th क्लास में हिस्ट्री में पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, तो आपको मैं प्रॉपर सिलेबस बताऊंगा और उस सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है और 11th और 12th के सिलेबस में क्या डिफरेंस आता है, वो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरा नाम निखिल रघुवंशी है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ साक्षर ऑनलाइन लर्निंग में। तो आज हम 12वीं क्लास के इतिहास के आज सिलेबस को समझेंगे कि उस सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहली चीज़, आपको 11th और 12th के सिलेबस में डिफरेंस समझना होगा। जैसे कि आप सबने 11th में हिस्ट्री पढ़ी थी, वो हमारा विश्व इतिहास था, लेकिन अब आप जो कोर्स पढ़ने वाले हैं, जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं, वो भारतीय इतिहास होगा। और आप सबको जैसे कि पता है कि 11वीं में हमारी इतिहास की एक बुक थी, बट यहाँ पर आपको क्या है, 3 बुक पढ़नी पड़ेंगी। तीनों बुकों में भारतीय इतिहास है, लेकिन इन तीनों बुकों को भारतीय इतिहास के 3 कालों में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहला जो भाग हम पढ़ेंगे वो प्राचीन भारतीय इतिहास है। प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास में आप आरंभिक नगरीकरण या नगर जीवन के बारे में समझेंगे और वहाँ से शुरुआत करते करते आप भारत में सबसे पहले धर्म हिंदू धर्म या हिंदू धर्म से निकले हुए अन्य धर्मों के बारे में बात करेंगे, जिसका पूरा समय काल आता है हड़प्पा सभ्यता से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद दूसरी बुक जो है, जो दूसरा भाग है इतिहास का आपका, वो मध्यकालीन भारत का है। मध्यकालीन भारत में अगर आप देखेंगे तो 8वीं शताब्दी से लेके आप मुगलों के शासनकाल तक यहाँ पर इतिहास पढ़ेंगे। आपको बेसिकली अगर मैं टाइम और डेट के हिसाब से ना बताऊँ तो मैं सीधे तौर पर बता देता हूँ कि पहली बुक जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसमें आप आरंभिक नगरीकरण से लेकर भारत में प्रारंभिक धर्मों, यानी प्रारंभिक धर्म का अर्थ है हिंदू धर्म तथा उससे निकले हुए जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो मध्यकाल है, मध्यकाल की अगर मैं बात कहूँ तो मध्यकाल का अर्थ ही होता है भारत के अनुसार कि जब से भारत में अन्य नए धर्मों की शुरुआत होती है और अन्य नए धर्मों के शासकों की शुरुआत होती है भारत में, या आगमन होता है, तो तब से हमारे भारत का मध्यकाल शुरू हो जाता है। तो उस समय से लेकर हम अंग्रेजों के आगमन तक पढ़ेंगे, जो दूसरा का भाग है। उसके बाद हम तीसरे भाग की अगर बात करें तो तीसरा भाग आपका मुख्य रूप से औपनिवेशिक काल का होगा। औपनिवेशिक काल का अर्थ है जब भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आते हैं, सबसे पहले कौन कौन से क्षेत्रों को वो अपने नियंत्रण में लाते हैं और कहाँ पर अपनी राजस्व या अन्य प्रकार की नीतियों को लागू करते हैं, कौन कौन सी कर व्यवस्था होती है, कौन कौन सी कानूनी व्यवस्था होती है, या किसको मुख्य वो महत्व देते हैं। ये सारी चीज़ें हम शुरू करेंगे तीसरी किताब में। और उसके बाद ये हमारा जो इतिहास होगा तीसरी किताब में, जो भी इतिहास भारत का होगा उसे आधुनिक काल कहते हैं,
यानी भारत का वो समय, वो इतिहास का समय जो सबसे आधुनिक था। आधुनिक था मतलब क्या है, अंग्रेजों की शुरुआत से लेके हमारे भारत की स्वतंत्रता तक, स्वतंत्रता के विभाजन के पश्चात जो हमारा संविधान का निर्माण है, वहाँ तक हम पूरा इतिहास ये पढ़ेंगे। तो इसमें एक चीज़ है कि कोर्स ज़्यादा लेंथी ज़रूर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है 12th वालों को पढ़ने के लिए, ठीक है। बट इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और ये आप 12वीं में आ गए हो, सबसे अगर मैं कहूँ तो स्कूल के सबसे वरिष्ठ स्टूडेंट बन चुके हो, तो अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ने के लिए बनाना है, जिसमें हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें क्या है, पास होने की बजाय अच्छे मार्क्स और स्कोर करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, अब मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। तो आइए अब पूरा सिलेबस अब मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से समझाता हूँ। आप 12th क्लास में जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, उसकी जो 3 बुक हैं, उसमें टोटल 15 चैप्टर हैं। फर्स्ट बुक में उसमें 4 चैप्टर हैं, और वो 4 चैप्टर जो हैं वो आपका प्राचीन इतिहास बताते हैं। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला जो अध्याय आपका आता है वो आता है आपका ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। अगर हम बेसिकली देखें तो यहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी देता है कि अगर भारत में सबसे पहले कोई नगर या बस्तियाँ बसी थी तो वो कहाँ पर बसी थी, वो किस प्रकार की थी, कौन से समय की थी, वहाँ का रहन सहन कैसा था। लेकिन इस अध्याय का नाम जो हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ ईंटें मनके तथा अस्थियाँ दिया गया है, वो इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय के इतिहास को हमने अभी तक लिखित रूप में नहीं समझा। यानी कि वहाँ की जो भी हमें लिपि मिली वो हम आज तक या हमारे इतिहासकार आज तक पढ़ नहीं सके हैं। तो उस सभ्यता को हमारे इतिहासकारों ने केवल वहाँ से निकलने वाली वस्तुओं के आधार पर ही समझा है। जैसे वहाँ से खुदाई में मिलने वाली ईंटें, वहाँ से निकलने वाले मन के जो मोती होते हैं, और अस्थियों का अर्थ केवल मानव कंकाल से नहीं है। अस्थियों का मतलब वहाँ पर मिलने वाले अवशेषों से है, जो घरों के रूप में या नगरों के या अन्य वस्तुओं के रूप में मिला है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इस चैप्टर को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे ही सबसे ज़्यादा पाई गई थी। इसी प्रकार इसके कुछ लमसम 1000 से 1500 सालों बाद एक नई सभ्यता आती है जो हमारे सेकंड चैप्टर में दिखाई जाती है, और ये आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं। यानी कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात दूसरा नगरीकरण कौन सा था, यानी कि सबसे पहले राजा कौन से थे, वहाँ पर किसानों की कृषि प्रणाली कैसी थी, लोहे की शुरुआत हुई तो उस लोहे का क्या उपयोग था, साथ ही साथ वहाँ पर कौन कौन से नगर थे और उन नगरों को क्या कहा जाता था। तो वो नगर महाजनपदों के रूप में जाने जाते थे। जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वहाँ पर 16 महाजनपद अर्थात 16 नगर मुख्य राज्य थे, और वहाँ की आरंभिक राज्यों की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो इसका जो टाइम पीरियड आता है वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का आता है। ये लगभग 1200 सालों का इतिहास इसमें बताया जाता है। अब ये जो बुक है फर्स्ट बुक, इसमें बाकी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों के तीनों चैप्टर एक ही टाइम पीरियड के होंगे। चलो अगला जो चैप्टर आता है वो देखते हैं हम धार्मिक रूप से। तीसरा चैप्टर है ये आपका, और ये भी आपका 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बारे में इतिहास बताएगा। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि जो आरंभिक समाज था, हड़प्पा के बाद का समाज, तो वो समाज बंधुत्व यानी वहाँ पर कैसे संबंध थे, जाति, उन परिवारों के भीतर या उन वंशों में कौन कौन सी जातियाँ थी, जातियाँ कैसे बनाई गई थी, जातियों के क्या कार्य थे, जातियाँ मतलब कितनी होती थी, और वर्ण कितने थे। वर्ण मतलब आगे आ रहा है वर्ग, वर्ग ही वर्ण होता है, वर्गों की संख्या 4 थी। अगर हम पीछे से देखें तो पूरे समाज को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमें आरंभिक समाज के बारे में बताता है। जैसे कि पूरा समाज हिंदू, देखो भारतीय प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो केवल और केवल भारत में हिंदू धर्म ही था। उसके बाद में हिंदू धर्म से निकलने वाले जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। इस समय तक कोई भी इस्लाम धर्म या फिर ईसाई धर्म भारत में नहीं था। तो अगर हम आरंभिक समाज की बात करें तो देखो पूरा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इन 4 वर्गों के अंतर्गत जातियां होती थी। उन जातियों के अपने अपने कार्य होते थे, और इन जातियों के भीतर होते थे संबंध यानी कि बंधुत्व, जो आपसी रिश्तेदारों के रूप में रहते थे।
इसके बाद हम देखते हैं, ये जो अध्याय देखेंगे हम, इसको हम महाभारत के अनुसार देखेंगे, क्योंकि महाभारत एक ऐसी कथा है जिसमें हम आरंभिक समाज के सभी रिश्तों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए माता पुत्र का रिश्ता पांडवों और उनकी माता के साथ, इसी प्रकार से भाई भाई का रिश्ता पांचों पांडवों का, पति पत्नी का रिश्ता पांडव और द्रौपदी का, और इसी तरीके से हम गुरु शिष्य और भी कई सारे रिश्तों को देख सकते हैं, कौन कौन से नियम उस समय पर हिंदू धर्म में थे। और ये पूरा का पूरा हमें सामाजिक रूप से इतिहास बताता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक का। अगला अध्याय जो आता है हमारा, ये आपका पहली किताब का आखिरी चैप्टर है, विचारक विश्वास और इमारतें। विचारक विश्वास और इमारतों में हम देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। जब हिंदू धर्म में कुछ कठोरताएं और कुछ ऐसी रीति रिवाज आ गए थे जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा समाज को हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया गया था, या फिर ये कहें कि हिंदू धर्म को अपनाने का उनको अधिकार नहीं था, उस समय पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। और उन्होंने किस तरीके से, या उनके विचारक मतलब जो भी वहाँ पर क्या है कि धार्मिक संस्थापक थे, उन संस्थापकों ने किस प्रकार से नए विश्वासों को जन्म दिया, यानी नए धर्मों को जन्म दिया, और उन धर्मों को मानने वाले लोगों को इन धर्मों से जोड़ा, और साथ ही साथ उन धर्मों को अलग अलग इमारतों से पहचान दी। जिस प्रकार से हर एक धर्म की एक इमारत होती है, जैसे कि मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है, इस्लाम धर्म से जैसे हमारी मस्जिद संबंधित होती है, इसी प्रकार से हमारा गुरुद्वारा सिख धर्म से संबंधित है। तो उस समय पर भी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ स्तूप बनवाए गए और उन स्तूपों की पहचान दी गई कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये पूरा अध्याय हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नज़रिए से, सांची के स्तूप के नज़रिए से, और वो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ थे उनके अनुसार हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार अब आती है सेकंड बुक। सेकंड बुक अगर हम देखें तो ये मध्यकाल से संबंधित है। तो मध्यकाल से संबंधित है, मध्यकाल है क्या? मैंने जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मध्यकाल का अर्थ भारत में जब से इस्लाम धर्म की शुरुआत और इस्लामिक राजाओं का आगमन होता है, भारत का मध्यकाल शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है यात्रियों के नज़रिए। बीते साल तो ये चैप्टर काट दिया गया था क्योंकि कोरोना की वजह से मतलब 70% कोर्स जो रिड्यूस किया था उसके लिए ये चैप्टर हटा दिया गया था। लेकिन अगर सिलेबस देखा जाए तो यहाँ से आपका क्या है, मध्यकाल शुरू होता है। इसमें यात्रियों के नज़रियों का हम वर्णन करेंगे। हम देखेंगे कि मध्यकाल में कौन कौन से यात्री आए और उन यात्रियों ने क्या देखा, और अपने किताब यानी कि अपने इतिवृत्त के आधार पर, या फिर अगर हम कहें कि उन्होंने अपने यात्रा के दौरान लिखे गए जो भी वृतांत थे उनके आधार पर किस तरीके से भारत को प्रदर्शित या दर्शाया था, जिसमें हम देखेंगे इस अध्याय को 10वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान। और इसमें हम देखेंगे कि वो 3 यात्री जो आए और उन्होंने समाज और भारत के बारे में किस तरीके का वर्णन किया। वो 3 यात्री थे जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहला यात्री था अल बिरूनी, जो महमूद गजनी के समय पर आया था या उसे जीत के लाया गया था। दूसरा यात्री आता है इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और तीसरा आता है मुगलों के समय पर फ्रांसवा बर्नियर। तो ये 3 यात्री हैं, जिन तीनों यात्रियों के एक नज़रिए को हम इस अध्याय में देखेंगे और उन्होंने किस तरीके का वर्णन किया है, क्या कैसी तुलना की है भारत की। अगला अध्याय आता है आपका भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति का अर्थ हिंदू धर्म से है, सूफी का अर्थ इस्लाम धर्म से है, यानी भक्ति सूफी परंपराएं अर्थात मध्यकाल में भारत में हिंदू और इस्लाम 2 मुख्य ऐसे धर्म थे और उन धर्मों में क्या भिन्नता या क्या समानता थी, और भी कौन कौन से उस समय पर भक्ति परंपराएं थी। ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को हम या इन सभी पहलुओं को हम इस अध्याय में देखेंगे, जो भी धार्मिक पहलू हैं, जो कि हम 8वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान इसमें नज़र डालेंगे। और ये पूरा का पूरा अध्याय धार्मिक होगा और धार्मिक विश्वास और उनके बदलाव और श्रद्धा ग्रंथों के आधार पर देखा जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार की भिन्नता थी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में हिंदू धर्म में। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी कई तरीके की भिन्नता देखी जा सकती थी। और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे निर्गुण भक्त कवियों के बारे में भी बात करेंगे, या मतलब क्या है कि सूफी संतों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इसमें अपने बारे में बताया है या इस अध्याय में उनके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार अब हम 7वें अध्याय के बारे में बात करेंगे। 7 चैप्टर जो है आपका वो है साम्राज्य की राजधानी विजयनगर।
यानी कि मध्यकाल में उत्तर भारत में जैसे मुगलों का शासन था, काफ़ी सशक्त साम्राज्य माना जाता था, इसी प्रकार से दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य था और वो किस तरीके से अपने आप को बचाने में सफल रहा या फिर उसका विघटन हुआ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में देखेंगे, जिसमें हम दक्षिण भारत के कई सारे राजवंशों की बात करेंगे, जिसमें विजयनगर एक सबसे महत्वपूर्ण था। जैसे कि विजयनगर के समय पर गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य इत्यादि थे। ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत में जो इतिहास था ये छोटे छोटे टुकड़ों में था और ये 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर देखा गया। इसी प्रकार से हम बात करेंगे 8वें और 9वें अध्याय की, तो ये पूरा का पूरे दोनों अध्याय मुगलों के बारे में है। हम देखेंगे कि मुगलों की स्थापना कैसे हुई और स्थापना के बाद उनका जो सबसे शक्तिशाली शासक था अकबर, अकबर का शासनकाल कैसा था, या फिर अकबर ने किस प्रकार से अपनी सभी क्षेत्रों में अपने आप को सशक्त किया, अपनी कृषि प्रणाली कैसे मजबूत की, या फिर उसकी मतलब अन्य क्षेत्रों के साथ किस तरीके के संबंध थे, ये सारी चीज़ें, और अकबर ने किस प्रकार से अपने पूरे साम्राज्य को एकीकृत किया, जिसमें हम देखेंगे किसान, जमींदार और राज्य, यानी वहाँ पर छोटे छोटे रजवाड़े और जो उसके अधीन राजा थे उनको किस तरीके से नियंत्रित किया, अपने से जोड़ा। साथ ही साथ वहाँ पर जमींदारियों के रूप में नियंत्रण कैसे किया, जमींदारों को कैसे महत्व दिया और उन किसानों से किस प्रकार से कर वसूला और उन किसानों को किस तरीके से उन्होंने महत्व दिया या स्वायत्तता दी, जिससे वो या उसका मतलब साम्राज्य या शासनकाल एक स्वर्णिम साम्राज्य या शासनकाल बना। इसी प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पर 9वें चैप्टर में, ये भी मुगलों से संबंधित है। ये उनके इतिवृत्त या उनके पूरे इतिहास से बताता है कि किस प्रकार से बाबर भारत आया और बाबर ने किस तरीके से इस पूरे साम्राज्य को स्थापित किया। अगला आता है हमारा आधुनिक काल। तीसरी बुक आ गई है जिसे हम कहते हैं आधुनिक इतिहास। भारत का आधुनिक इतिहास मतलब जब जो सबसे नया हो। अगर हम भारत के सबसे नए इतिहास के बारे में बात करें तो हमारी आज़ादी या अंग्रेज़ों का जो समय काल है वो लगभग आज से 150 से 200 साल पहले का ही है, जब वो आए और उन्होंने हमारे ऊपर नियंत्रण किया। इसमें हम बात करेंगे पूरे उपनिवेश या औपनिवेशिक काल की, जिसमें हम 10वें चैप्टर में देखेंगे उपनिवेशवाद और देहात, किस तरीके से भारत में वो आए और बंगाल में उन्होंने अपने मतलब कर व्यवस्थाएं लागू की, जिसे कहते हैं हम कि उन्होंने बंदोबस्त लागू किए और उन्होंने किसे अपनी राजधानी बनाई, कहाँ पर किसको नियंत्रित किया, किस तरीके से जमींदारी प्रथा उन्होंने चलाई थी। देखो मुगलों के समय पर भी जमींदारी प्रथा थी और यहाँ पर अंग्रेज़ों के समय पर, लेकिन इन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से अपना नियंत्रण किया था और ये जिस क्षेत्र को भी अपने अधीन करते थे वहाँ पर नियम अपने लागू कर देते थे और उसको अपना उपनिवेश घोषित कर देते थे। इसी तरीके से 11वें चैप्टर में हम देखेंगे 1857 के विद्रोह यानी कि आंदोलन, और उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस विद्रोह को सैनिकों द्वारा शुरू किया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी वर्गों ने इसमें सभी वर्गों ने इस विद्रोह से अपने आप को जोड़ा और इसे मजबूत करते चले गए, जिसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विद्रोहियों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विद्रोह का नेतृत्व किया। इसमें हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की, हम बात करेंगे नाना साहब की, हम बात करेंगे वाजिद अली शाह और उनके पुत्र बिरजिस कद्र और हज़रत महल की, हम बात करेंगे अन्य लोगों की जिन्होंने यहाँ पर अपनी भूमिका या अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो विद्रोह था ये मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857। इसी में हम 12वें चैप्टर में देखेंगे औपनिवेशिक शहरों की। औपनिवेशिक शहर का अर्थ है जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया। अंग्रेजों द्वारा आरंभिक समय पर अपने शैली के आधार पर 3 नगरों को स्थापित किया गया था, जो कि वैसे तो दिल्ली को भी किया गया था लेकिन बहुत बाद में, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की। अंग्रेजों ने किस तरीके से, किस उद्देश्य से और कौन सी शैली को यहाँ पर अपनाया और किस तरीके से स्थापित किया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 13वें चैप्टर में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन कि किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अपने आंदोलनों के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलवाई और खुद उन्होंने अपना बलिदान दिया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, किस प्रकार से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो और फिर स्वतंत्रता प्राप्त की। इसमें हम सारे महात्मा गांधी जी और उनके साथ जो भी आंदोलनकारी थे उन सब का बलिदान देखेंगे। फिर इसी प्रकार से हम बात करेंगे अगले अध्याय में जो 14वां, ये भी आपका लास्ट ईयर स्किप कर दिया गया था। फिर भारत
का विभाजन, यानी भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ हमें विभाजित भी कर दिया गया, 2 भाग बढ़ गए, 2 भागों में हमारा ये पूरा भारत बढ़ गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान कहलाता है। तो ये किस तरीके से ये हुआ, ये सारी चीज़ें हम उस समय के बारे में जानेंगे कि विभाजन के मुख्य कारण क्या थे और विभाजन क्यों हुआ था। फिर अंत में हम देखेंगे 15वां जो चैप्टर है हमारा अध्याय है, जिसमें हम देखेंगे संविधान का निर्माण, संविधान किस तरीके से निर्मित हुआ, उसके निर्माण में कितना समय लगा, निर्माण में कहाँ से हमने कौन सी चीज़ को अपनाया, किस तरीके से इस संविधान के निर्माण के होते समय किस किस ने अपनी कौन कौन सी बातें रखी, कौन कौन से मुख्य मुद्दे थे, किन किन लोगों ने इसमें अपने किस किस विषय पर कौन कौन सी राय दी, ये सारी की सारी हम यहाँ पर संविधान के निर्माण में। देखो चैप्टर 15 है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत ही अच्छा इतिहास है, जिससे आप पूरे अपने भारत को अच्छे से समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से हम अपना पूरा कोर्स कवर करेंगे। तो जैसे कि ये तो अभी था सिर्फ आपका सिलेबस कि भाई ये यहाँ पर हिस्ट्री का सिलेबस 12th क्लास का है, तो वो क्या क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसे जिन बच्चों ने अभी बुक नहीं ली है तो उनको तो अभी प्रॉपर समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो से मैं आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर करवाने लगूँगा। छोटे छोटे पार्ट्स में कई सारी वीडियोस बनाऊँगा जिससे ईजीली आप समझ सकें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।